Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 17th ऑफ सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को इवन जो हम नोट्स बनाते हैं वो सारी चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सीधा टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ईजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ और फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए रहेंगे। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ न्यूज़ नहीं, जो अच्छी अच्छी मेन न्यूज़ है वो मैं आज यहाँ पर कवर करते हुए चलूँगा। देखिए सबसे राइट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट सेटअप बैड बैंक टू क्लियर द एनपीए मैस। अभी क्या है, सबसे पहले देखो, अभी मैं आपको पहले न्यूज़ बताता हूँ न्यूज़ का, फिर मैं न्यूज़ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंस है वो बताऊँगा। देखो न्यूज़ ये आ रही है कि जो एनपीए हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति लोन लेता है और बाद में वो ड्यू डेट पर लोन देता नहीं है, या कह लो कभी भी देने की मोड में ही नहीं आता, तो ऐसे में वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए अब बैड बैंक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो फंड्स एलोकेट कर दिए 30,600 करोड़ के। और आने वाले टाइम के अंदर कहा जा रहा है कि जो एनपीए की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बैंकों के अंदर, इस क्राइसिस को दूर किया जाएगा इस एनपीए फंड के थ्रू। चलो मैं अब आपको ना एक एक चीज़ बताता हूँ कि एनपीए क्या होता है, लेकिन एनपीए से पहले आप ये जानो। देखो एक बैंक जो है, बैंक की नज़र से सोचो, बैंक जब किसी को लोन देती है तो बैंक के लिए वो लोन क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है, और जिस व्यक्ति को वो लोन देती है उसके लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। इतना तो क्लियर हो गया। कल को अगर कोई भी बैंक किसी को लोन देती है और सामने वाली पार्टी की ड्यू डेट पर उस लोन का अमाउंट पे नहीं करता, तो वो क्या बन जाता है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। यानी एक ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जो उसे परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्म का मतलब है ड्यू डेट पर पेमेंट आ जानी चाहिए, जो पेमेंट नहीं आई है, तो वो क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। लेकिन ऐसे नहीं बन जाता। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर भी कई क्राइटेरिया होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, ये वो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जिनकी पेमेंट की ड्यू डेट के बाद भी 90 दिन तक अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती है, हम वेट करते हैं। हो सकता है कि जो होल्डर है, लोन होल्डर है, वो भूल गया हो पेमेंट करने के लिए, तो 90 दिन तक हम उसको किस में डाल देते हैं, एनपीए में डाल देते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देते हैं। लेकिन जब 90 दिन के बाद, यानी जैसे 91st डेज होता है, वैसे हमें लगता है कि भाई लग रहा है अगला बंदा देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उस एनपीए को क्या बना देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स बना देते हैं। यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स में वो वाले एनपीए डाले जाते हैं जिनकी ड्यू डेट के बाद भी 91 डेज हो गए, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है लोन होल्डर का, और 12 महीने तक, यानी 91 डेज से 12 महीने तक, यानी 1 साल तक जो पीरियड होगा वो किस में डाल दिया जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल दिया जाएगा। लेकिन मान लो लोन होल्डर 1 साल तक लोन की पेमेंट करने के लिए नहीं आया, यानी मोर देन 1 ईयर हो गए, तो ऐसे में उसको क्या बना दिया जाता है, डाउटफुल एसेट्स, की लगता है कि ये पैसा पूरा डूब ही जाएगा, यानी क्या बन जाता है, डाउटफुल एसेट्स। लेकिन जब बैंकों की ऑडिट होती है तो उसके सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं बैंक के, या मैनेजर होते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस व्यक्ति ये पैसा देने के मूड में है नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको लगता है पैसे देने के मूड में नहीं है, तो वो डाउटफुल से अपनी क्लियरेंस के थ्रू इसको लॉस एसेट्स बना देते हैं। यानी आपको 3 चीज़ें याद करनी है कि एनपीए में कौन कौन सी चीज़ आती है। एक आपको सबस्टैंडर्ड एसेट्स आता है, एक डाउटफुल एसेट्स आता है, और एक आपका लॉस एसेट्स आता है। तो रिपीट कर दो, एनपीए का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के लोन की ड्यू डेट हो जाती है और वो ड्यू डेट के बाद भी पैसा नहीं देता है, और हम कब तक होल्ड करते हैं, 90 दिन तक, तो वो किस में डाल देते हैं, एनपीए में डाल देते हैं। और 90 दिन के बाद भी ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन होल्डर का कोई अता पता नहीं है, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डालते हैं। और 1 साल तक पेमेंट नहीं मिली तो उसको लॉस एसेट, डाउटफुल एसेट्स कर देते हैं। और इसके बाद जब अगर कोई हायर अथॉरिटी बोलती है कि इस डाउटफुल को कन्वर्ट कर दो लॉस एसेट्स में, तो फिर हम इसको लॉस एसेट्स बना देते हैं। यानी लॉस एसेट्स का मतलब है कि कोई चांस नहीं है इसका पेमेंट करने का, ये लग रहा है पेमेंट करने के मूड में ही नहीं है। अब क्या है कि बैंकों के पास ये जो अमाउंट है ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। जो एनपीए का जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसके चलते गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि वो बैंकों के पास जो फंड्स हैं, अगर उसका मिसयूज़ होगा, लोग लोन लेंगे और पैसे नहीं देंगे, तो बैंकें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। बैंकें नहीं सर्वाइव करें, इकॉनमी के अंदर बिजनेस सेक्टर को लोन कौन देगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो इसलिए एनपीए भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के साबित हो गई। तो इसे टैकल करने के लिए बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को चलाया गया, जिसके तहत क्या है, बैड बैंक ओपन्स की जाएंगी। अभी बैड बैंक नाम से पता चला है कि कहीं ना कहीं जो खराब बैंक हैं, जिनका एनपीए ज़्यादा है, उनको सुधारने पर यहाँ पर काम किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपके जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे ही पेपर है। मैं आपको इंडियन इकॉनमी पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये उसी वाली बुक से रिलेटेड है। और आपको याद होगा कि उसमें चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया के अंदर ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है
कि जब कोई एनपीए हो जाता है तो बैंक क्या करती है, बैंकों के पास एक मौका होता है, वो एनपीए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को यानी एएमसी को वो बेच देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एसबीआई बैंक है और मैंने देखा कि उसके अंदर 12,000 करोड़ का एनपीए पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो एएमसी बैंक होती है, एआरसी बैंक, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एएमसी बोल सकते हो, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इनको बोलूँगा ये 12,000 करोड़ के एनपीए हैं, तुम वसूली करना जानते हो? वो कहेंगे हाँ हमें तो वसूली करनी अच्छे से आती है। मैंने कहा एक काम करो, ये 12,000 के जो है ये खरीद लो हमसे। तो एक बात, तो 12,000 करोड़ की, क्या 12,000 करोड़ वो देगा? वो नहीं देगा। वो कहेगा ये लो 1,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं और 11,000 करोड़ हमारे अपने हुए, अब हम वसूले ना वसूले वो हमारी मर्जी है। तो बैंक क्या करिए, 12,000 करोड़ का जो एनपीओ है उससे बैंक को तो पता है हमसे तो वसूली हो नहीं पा रही, ना हम ले पाएंगे, तो हमारे तो ये लॉस है। अगर 1,000 करोड़ भी मिले तो चलो ले लो, कम से कम कुछ तो आ रहा है। तो ये एनपीए बैंक क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है एएमसी और एआरसी को। अब ये उस बैड बैंक को क्या करते हैं, अब ये जो एएमसी और एआरसी है ये क्या करती है कि फर्दर उस होल्डर के पास जाती है और रिकवरी का काम करना शुरू करती है। कोर्ट में केसेस वगैरह किए जाते हैं एएमसी के द्वारा, ये बैंक नहीं करती है, एएमसी करती है। और बाद में जब वसूली होती है तो ये सारा पैसा एएमसी को मिलता है, बैंक को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बैंक ऑलरेडी 1,000 करोड़ रुपए ले चुका है। आप मेरे एग्जाम्पल को समझ पाए हो? तो ये जो बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये चलाया जा रहा है कि जितने भी बैंक के पास एनपीए हैं वो अपनी एएमसी या एआरसी को बेच सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बैंकों को एक फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। और पहला जो बैड बैंक है वो यूएस के अंदर खोला गया था 1988 के अंदर। इसके बाद ये धीरे धीरे स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के अंदर ये चीज़ें कंटिन्यू होनी शुरू होगी और इसके बाद ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इंडिया के अंदर इसको बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव स्केल पर यहाँ पर खोला जा रहा है। और आप न्यूज़ में देख ही सकते हैं, आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि बैड बैंक को लेकर इंडिया ने 30,600 करोड़ रुपए, जो हमारा कैबिनेट का जो बजट है उसके अंदर वेडनेसडे को 30,600 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर बजट बना दिया गया ताकि बैंकों के एनपीए को हम सुधार पाए। बोलो क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है, दैट इज़ कीमा टू हेड एनसीएलटी टिल सितंबर 20। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, आपको पता होगा कल की न्यूज़ के अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, उन्होंने कहा था कि जितने भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स हैं या कोई भी ट्रिब्यूनल है, नॉट ओनली एनसीएलटी, जितनी भी ट्रिब्यूनल है, चाहे वो इनकम टैक्स से हो चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी हो, उसमें जो जजेस की वैकेंसीज है उनको फिल करना चाहिए। और सितंबर 20 तक यहाँ पर बात बोली जा रही है कि सितंबर 20 तक इसकी फाइनल रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और फाइनल कोर्ट सबमिट करवाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी और कहा है कि आप यहाँ पर जो वैकेंसीज है उनको फिलअप क्यों नहीं करते हो, क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, तो ये सारी क्लियर डाली गई है। अब यहाँ पर देखो हमारा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि एनसीएलटी क्या होती है। चलो एक बार मैं आपको नोट्स में से रीड करवाता हूँ कि एनसीएलटी क्या है, ये प्रोविजन कहाँ से बना। बेसिकली एनसीएलटी का जो प्रोविजन है आपके जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कैपिटल मार्केट के इशू और बैंकिंग के इशू के अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है। एनसीएलटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब क्या होता है, मेरी बात को सुनो। देखो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड विंग बना देते हैं कि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड आएगा केस तो हम इस डिपार्टमेंट को देंगे, अगर कोई जीएसटी से रिलेटेड आएगा तो जीएसटी काउंसिल डिपार्टमेंट को दे देंगे, अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई केस आता है तो एनसीएलटी को दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी मिनी कोड्स बना रखे हैं और उनको बोलते हैं एनसीएलटी, जो कि कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। एनसीएलटी पहले एक कंपनी होती है, फिर वो कंपनी क्या बन जाती है, एक कोड बन जाती है। तो ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 410 के अंतर्गत बनाई जाती है। और एनसीएलटी का काम क्या होता है कि जितने भी कंपनी के या जो इनकम टैक्स के केसेस होते हैं उनका निपटारा करना होता है। आप सोच के देखो, उनका निपटारा करने के लिए जजेस की संख्या भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। पता चले जजेस ही नहीं है तो क्या निपटारा होगा, फिर वो केस पेंडिंग में जाएंगे और हमारे जुडिशियल सिस्टम उतना ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एनसीएलटी के केस डिसीजन से ना खुश हो तो आप अपील नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपका एनसीएलटी आता है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 61 के तहत बनाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू, कि अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर यही बातें बोली गई कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कोई भी ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स की हो, जीएसटी की हो, उनके अंदर जो जजेस की वैकेंसीज है उसको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए और सितंबर 20 तक इसकी जो इंटीरियम रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट कराई जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये बोलता है। तो ये था। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज़ गेट फेस पासपोर्ट रूल्स। अब क्या है, देखो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 370 जब से हटाई गई है तब से वहाँ के एम्प्लॉयज़ पर थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्शन को इम्प्रूव किया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। अब क्या, जैसे पहले पासपोर्ट ओपन करने के लिए काम बहुत आसान था, पासपोर्ट आसानी से मिल जाता था, मतलब ज़्यादा
तीन झाम नहीं करने पड़ते थे। बट अब ये कहा गया है कि पासपोर्ट लेना अब JNK के एम्प्लॉयज़ को उतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। अब नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिसके चलते क्या हुआ है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब अगर कोई JNK का एम्प्लॉय अगर कोई भी पासपोर्ट लेना चाहता है तो उसके ऊपर जो पहले नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस नहीं होते थे, अब उन कंप्लाइंसेस को बढ़ा दिए गए। क्योंकि जानते हो JNK एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म अटैक्स वगैरह हो सकता है। तो वो चीज़ें ना हो, इसको काउंटर करते हुए पासपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ आती है कि हथरस में एक केस हुआ था। हथरस एक गांव है और यहाँ पर एक केस हुआ था यूपी के अंदर, गैंग रेप का केस। तो यहाँ पर देखो, आप देखो कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि किस तरह से जो हमारे जो जुडिशरी है उसके अंदर को जो जजेस की संख्या है वो कम है। अब इस संख्या को हमें बढ़ाना चाहिए। क्यों, देख रहे हो आप, एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। हथरस में जो गैंग रेप हुआ था एक लड़की के साथ, बाद में उसकी बॉडी भी नहीं दी गई थी, रातों रात बॉडी को जला भी दिया था। कि रात में कोई बॉडी नहीं जलाई जाती, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसे जला दिया, परिवार वालों को मिलने तक नहीं दिया और इवन मीडिया को भी उस गाँव के अंदर घुसने से मना कर दिया। आप समझो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा पुलिस वालों के ऊपर कि उन्होंने ये सारे काम किए। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और वो सुनवाई इतनी ज़्यादा टलती जा रही है कि अभी तक इतनी मीडिया में उछाल हो जाने के बावजूद भी उस केस का निपटारा नहीं किया गया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी जुडिशियल सिस्टम कितना ज़्यादा वीक है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, तो जल्दी जल्दी केस का निपटारा हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए, नो डाउट ये लोकल लेवल का न्यूज़ है, ये मुझे कवर नहीं करना चाहिए था, बट मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपको पॉइंट आउट करवा पाऊँ कि क्यों हमारे लिए जजेस की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अभी हमारा थोड़ा लोकल लेवल की न्यूज़ है तो हम इसको कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन आता है। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल आता है डिलेइंग द इनवेटेबल। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे आप जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अब FDI लाया जा रहा है कि अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहता है तो वो 100% लगा सकता है, क्योंकि हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। ये एडिटोरियल उस पर बेस्ड है। मैं आज इसको ज़्यादा कवर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी कल के न्यूज़पेपर में इस चीज़ को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक जो खास एडिटोरियल है वो है ई श्रम नीड सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग। अब ये क्या है ई श्रम? अब ये ई श्रम क्या है, बेसिकली 26 अगस्त 2021 को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, यानी मोल के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जिस पोर्टल के अंदर ये बोला गया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, लगभग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको इसके थ्रू एक कार्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं ई श्रम कार्ड। अब इस कार्ड का फ़ायदा क्या है? कार्ड का फ़ायदा ये है कि कल को अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको जो प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत नॉमिनल होता है। साल का 2 रुपये 4 रुपये आपके अकाउंट से कटता रहेगा, बाकी आपकी लाइफ इंश्योर्ड हो जाती है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं होती, जैसे डेली वेज पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते, जिनका कोई महीने का हिसाब नहीं होता बल्कि दिन का हिसाब होता है, दिहाड़ी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि देखो, आप हर चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो, हर बंदे को आप बेनिफिट देने की कोशिश करते हो, हर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो उसका एम्प्लॉयर भी बहुत कुछ करता है, लेकिन व्हाट अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके लिए कौन सोचेगा? तो उनके लिए सोचने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया गया, जिसके तहत उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा कि कल को अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख का उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, और अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी होती है तो 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर क्या दिया जाएगा? आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि जनरली इस सेक्टर के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें सोचता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, 3 कंपनी। अभी क्या आ रहा है? 3 कंपनी, दोस्तों ये इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। चाइना क्या है ना कि इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना राज जताने की कोशिश करता है और ये प्रिटेंड करता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो उसका रीजन है, और ऐसा रियलिटी में नहीं, जबकि वो हमारा इंडिया का भी रीजन है। वो उसमें कहता है कि जो समुद्री इलाका है ये हमारा अपना इलाका है। इसको काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था, जो 4 कंट्री ने मिलकर बनाया था क्वाड ग्रुप। और अब क्या है, एक नया ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए, जिसमें US, UK और ऑस्ट्रेलिया, इसको पता है क्या नाम दिया गया? AUKUS, ऑकस, AUKUS। AU से मतलब ऑस्ट्रेलिया, सॉरी A से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और US से USA। मैं आपको इसके बारे में ना, मैंने इसका नोट्स बनाया हुआ, आप उस नोट्स को देखो। ये आपका है AUKUS ग्रुपिंग।
बेसिकली क्या है कि जब भी कोई ग्रुप बनाया था, कोई अलायंस होती है कंट्री के बीच में, तो या तो वो व्यापार को बढ़ाने के लिए होती है या किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर इसको व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया। अब काउंटर करने के लिए क्या मतलब होता है? काउंटर करने का मतलब होता है जो इंडो पैसिफिक में जो चाइना अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा, यहाँ पर वो बात की गई है। अब ये इसमें तीन बेसिकली जो कंट्रीज है उन्होंने एक अपनी क्या बनाई है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई है। सिक्योरिटी पार्टनरशिप कौन कौन सी? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इसीलिए इसका नाम AUKUS रखा गया। अब यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उस पर ये बेस्ड होता है। अब यहाँ पर देखो फोकस किस पर किया गया, इंडो पैसिफिक रीजन पे किया गया है कि उसकी सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो तीन कंट्री ये क्या करेंगे कि जो चाइना का जो दबदबा हो रहा है ना कंट्रियों पर, इन इंडो पैसिफिक पर, उसको ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये समझना था कि ये जो ग्रुप है ये अभी रिसेंटली बनाया गया है किसके लिए? इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो चाइना का जो दबदबा है वो वहाँ से हटाया जा सके। ठीक है, और इसके लिए ऑलरेडी क्वाड ग्रुप बन चुका है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि क्वाड ग्रुप में कौन सी वो 4 कंट्रीज आती है, उन 4 कंट्रीज के नाम लिखो। ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे लिखकर बताओगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलो तो ये सारी थोड़ी सी लोकल लेवल की न्यूज़ है। ये ऑलरेडी देखो मैं आपको कल ही के अंदर स्पेक्ट्रम वगैरह के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मैं आपको चीज़ें बता चुका था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। सेंटर वेरीफाई इन्फॉर्मेशन ऑन किडनैपिंग ऑफ इंडियन नेशन। थोड़ा सा ये न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के डेटा के हिसाब से कई सारे रिफ्यूजीज या कह लो कई सारे हमारे इंडियंस जो हैं वो अफगानिस्तान गए थे, लेकिन उसमें से कहा ही जा रहा है कि एक पर्सन है जिसको वहाँ पर क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, जिसको लेकर अभी पूरी जानकारी जो है वो अभी इकट्ठी नहीं हो पा रही है कि उसे किडनैप किया गया है या उसके साथ क्या हुआ है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर जो है वो ढूंढी जा रही है। ठीक है, तो वही बात एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। इसका आ रहा है उत्तराखंड हाई कोर्ट अलाउ 4 धाम यात्रा। आप जानते हैं 4 धाम की जो यात्रा है ये अभी कोविड के प्रोटोकॉल के चलते इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको फिर से रीओपन करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि इन 4 धाम की यात्रा को करने के लिए आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, देन आप जो है 4 धाम की यात्रा कर पाएंगे। चलो मैं आपको 4 धाम की यात्रा करवाता हूँ मतलब इसके लिए नोट्स बताता हूँ। ठीक है, 4 धाम की यात्रा क्या हम करेंगे अभी वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए इसके लिए मैंने ये देखो 4 धाम यात्रा ऑफ उत्तराखंड, ये आपके जीएस पेपर नंबर 1 कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इसकी जो लोकेशन है वो उत्तराखंड के हिमालय के रीजन के अंदर आती है, जिसके अंदर 4 धामें आती हैं। वो 4 धाम के नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आपने ये नाम चारों बिल्कुल सुना होंगे। कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ हो ना हो लेकिन 4 धाम की यात्रा बिल्कुल करनी चाहिए, तो वो यही है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन्हीं को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं क्या, 4 धाम की यात्रा। अब जो इसका जो रूट है अगर सही रूट देखा जाए तो ये वेस्ट से स्टार्ट होता है और ईस्ट में जाके ये खत्म होता है। तब ये वेस्ट से स्टार्ट होता है 4 धाम और फिर ये ईस्ट में जाके खत्म होता है। अब इसके अंदर क्या बोला गया, बात ये बोली गई है। अब मैं आपको बताता हूँ जो यमुनोत्री है ये एक यमुना जो नदी है वहाँ से लिया गया है, मतलब उनकी पूजा की जाती है, उनको देवी देवता। गंगोत्री गंगा रिवर के लिए किया गया। केदारनाथ जो है ये आपके जो लॉर्ड शिवा है उनसे डेडिकेटेड है, और जो बद्रीनाथ का जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु को डिनोट करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कई सारे शरणार्थी यहाँ पर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो उनके लिए बेसिकली क्या बनाए गए, प्रोटोकॉल बनाए गए कि इतने ही लोग यहाँ पर जा सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सिर्फ 800 पिलग्रिम्स, मतलब 800 जो इसमें श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है, केदारनाथ धाम के अंदर, जिसमें 1200 लोग जा सकते हैं बद्रीनाथ धाम के अंदर, 600 गंगोत्री में जा सकते हैं और 400 यमुनोत्री में जा सकते हैं हर दिन। मतलब ये एक दिन का टारगेट है कि एक दिन में 400, 600, 1200, 800 इतने ही लोग एक दिन के अंदर जाएंगे। उसके एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएंगे, जिससे कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है ना 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। और ये जो फंडा है ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो कल को अगर आपको भी जाना तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड आप न्यूज़ देख रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप बैड बैंक टू क्लियर एनपीए मैस। ये मैं ऑलरेडी अभी आपको कवर कर चुका हूँ कि किस तरह से एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएंगी जो बैड बैंक्स को लोन को बाय करेंगे एनपीए को और उससे वसूली का काम करेंगी। तो सर एक बात बताओ, अभी जितने भी लोन लिए जाते हैं जैसे विजय माल्या हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, ये जो बैंकों का फ्रॉड करके भागे थे पीएनबी का और एसबीआई बैंक का, तो इनसे वसूली क्या बैंक नहीं करती? नहीं दोस्तों, बैंक नहीं करती। बैंक अपनी उस एनपीए को बेच देती है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। फिर ये एआरसी और एएमसी होते हैं ये क्या करते हैं, कोर्ट में केस करती हैं और उनको सालों साल तक घसीटती है और बाद में जाके निपटारा होता है तो एएमसी को उससे फायदा पहुंच जाता है। ये काम बैंक ही नहीं करती, बैंक इतने कंप्लाइंसेस नहीं कर सकती। बैंक अपनी बैंकिंग एक्टिविटी पर ध्यान दे या वसूली का काम करे। समझ रहे हो ना बात को? चलो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर
एक चीज़ आ रही है पैक्ड एजेंडा फॉर जीएसटी काउंसिल टुडे। आप जानते हैं आज की डेट में यानी 17 सितंबर 2021 यानी आज की डेट में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी थी। जो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है इसके अंदर कई सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाना है कि टैक्स का रेट बढ़ाया जाए, कम किया जाए, एक नए रेट की बात की, नया रेट आएगा। और उससे भी बड़ी बात क्या की जा रही है कि पेट्रोलियम को जो पुराने वैट सिस्टम के अंदर चलता था, दोस्तों याद रखना आज की डेट में भी 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पुराना टैक्सेशन लगता है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? आपका एक है नेचुरल गैस, इसके बाद आपका है पेट्रोल, फिर आपका डीजल, फिर है एरोप्लेन टरबाइन फ्यूल और अल्कोहल। इनमें आज भी पुराना ही सिस्टम लगता है वैट वाला। अब वैट वाले सिस्टम में रेट ज़्यादा होते थे 30% 40%, इसलिए गवर्नमेंट को उसमें जो इनकम है वो ज़्यादा होती थी। अगर ये जीएसटी के दायरे में लेंगे तो जीएसटी का मैक्सिमम रेट ही कितना है 28%, तो उनको कम इनकम होगी। इस वजह से 5 चीज़ों को जीएसटी के दायरे से दूर रखा गया। कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल के जिस तरह से रेट बढ़ते आ रहे हैं, अगर हम पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लेंगे तो अल्टीमेटली पेट्रोल की जो प्राइस है वो थोड़ी से डाउन हो जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को हम टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आज में ये डिस्कशन किया जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या नहीं। अभी कल के न्यूज़पेपर में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो डिसाइड की गई है। बट इससे रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स बनाए, उन नोट्स को जरूर पढ़ो क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि जीएसटी के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होती है। जीएसटी आपके पेपर जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी और उनकी इंटरवेंशन या गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर आपकी हो जाएंगी। बेसिकली जीएसटी क्या है? जीएसटी वन नेशन वन टैक्सेशन पॉलिसी को प्रमोट करता है, जिसके अंदर क्या था कि जो मल्टीपल टैक्सेशन थे उनको रिमूव किया गया और उन मल्टीपल टैक्स पर एक टैक्स लगाया जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेसिकली ये गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पर यहाँ पर यूज़ की जाती है और बिजनेस के अंदर चीज़ें बेची जाती है। इसके मेन फीचर क्या है? सबसे पहली बात ये जो है ये सप्लाई साइड से की जाती है, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो सेलर की साइड से की जाएगी। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है कि जहाँ पर ये बेका रहेगा माल उस वाली कंट्री को या उस वाली स्टेट को ये जो टैक्स है वो मिलेगा। ये ड्यूल जीएसटी सिस्टम चलता है क्योंकि अगर इसमें देखो 2 टाइप की सेल होती है, इंट्रा सेल और इंट्रा सेल। इंट्रा सेल होती है कि अगर आप माल जो है वो दूसरी स्टेट में बेचते हो, जैसे दिल्ली का माल मुंबई में बेचा है तो 2 स्टेट की इन्वॉल्वमेंट आ गई, इस सेल को बोलते हैं इंटर सेल। और इंटर सेल के अंदर क्या होता है? आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रा सेल की तो इंट्रा सेल इससे बोलते हैं जहां पर सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट के अंदर है। लेट सपोज कि मैं एक दिल्ली का डीलर हूं और मैंने दिल्ली के बायर को ही माल बेचा है, तो यहाँ पर दोनों पार्टी दिल्ली की है तो उसके इसमें इससे बोलते हैं इंट्रा सेल। और इंट्रा सेल पे 2 टाइप के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और एसजीएसटी का जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और आईजीएसटी ये डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर सेल पॉइंट आउट हुई है, जहां पर पॉइंट ऑफ सप्लाई हुई है उस स्टेट को ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जीएसटी के अंदर अलग अलग टाइप के रेट है, मैं आपको बता दूं 5% का रेट है, 12% का रेट है, 16% और 28%, हर चीज़ के लिए अलग अलग है। अगर 5% की बात करें, अगर इंट्रा सेल है तो 5% 2 हिस्से होंगे, 2.5% 2.5% जो कि सेंट्रल को जाएगा, कुछ स्टेट को जाएगा। 12% के भी 2 हिस्से किए जाएंगे अगर ये इंट्रा सेल है तो, और अगर इंट्रा सेल है तो 12% लिया जाएगा। इंट्रा सेल में दो मतलब रेट को आधा कर दिया जाता है। तो बताओ कितने रेट होता है? 5%, 12%, 16% और 28% होता है। अब क्या होता है इसकी टाइम टू टाइम क्या होता है, इसकी लेजिस्लेचर बॉडी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स की जाती हैं। तो पहला जो बिल था ना जीएसटी को लेकर, जब जीएसटी बना तो 17 में था, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था भारत के ऊपर। लेकिन याद हाँ, इसको बनाने की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो चुकी थी। आप मान लीजिए जीएसटी जो बिल है वो शुरुआत हुई थी सन 2014 के अंदर और 122वां अमेंडमेंट जो है वो संशोधन किया गया था भारत के संविधान के अंदर। और जीएसटी को जो अप्रूवल है वो सन 2016 को मिली थी जब राज्यसभा से इसे पास किया गया था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जीएसटी ने क्या कवर किया, जो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स है, इन सबको हटा के और जो लग्जरी टैक्स वैट लगता था इन सबको हटा के एक सिंगल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी सारी चीज़ों को उसने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद जाके पावर में आया और मैं आपको बता दूं जीएसटी जो है सबसे पहले भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था याद कर लो डेट, 1 जुलाई 2017 को ये चीज़ें लागू की गई थी। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। बेसिकली जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये आप समझ लो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल होता है जिसमें सारे जीएसटी एक्सपर्ट्स बैठते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जीएसटी में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है उनके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात की जाती है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। अब आर्टिकल नंबर 279A जो ये बताता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगी, ठीक है। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इसको क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, किसको, जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या होता है, स्टेट के भी लोग बैठते हैं और सेंट्रल के भी लोग बैठते हैं। स्टेट के लोगों का जो वोटिंग राइट होता है वो 2/3 वोटिंग राइट होता है और सेंट्रल के लोगों का 1/3 होता है। कोई भी बिल पास करने के लिए 3/4 मैच्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है।
जीएसटी के क्या क्या एडवांटेज है। पहली बात ये क्या होता है, एक कॉमन मार्केट प्रोवाइड करवाता है। ये आपका एक जो स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन होता है, जो कई सारे टैक्सेशन लगते हैं तो उनको रिमूव करके एक सिंगल टैक्सेशन है, ये टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है और ये आपकी कंप्लाइंसेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन चीज़ों को आसान कर देता है और ये ओवरलैपिंग की समस्या को क्या कर देता है, दूर कर देता है। इसमें बेसिकली टैक्स के रिटर्न्स वगैरह भरे जाते हैं। और क्या होता था कि पहले कच्चे बिल बना के झूठे वादे लिए जाते थे, अब वो सारी चीज़ें जीएसटी के अंदर हटा दी है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि पहले ओल्ड प्रोविजन अच्छा था या जीएसटी पर अच्छा है, मैं कहूँगा जीएसटी लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। देखो चोरों को आप 100% नहीं रोक सकते, बट हाँ जीएसटी ने पहले के कंपैरिजन कहीं चीज़ों पर रोकथाम लगा दी। जो फेक बिल बनते थे, जो लोग जीएसटी जो टैक्स का पेमेंट सही टाइम पर नहीं करते थे, उन सभी को लेकर यहाँ पर जीएसटी में नए नए रूल्स बनाए गए और बहुत ही अच्छे तरीके से जीएसटी को यहाँ पर बनाया गया। इवन हमसे पहले पाकिस्तान ने जीएसटी को अपने देश में इंट्रोड्यूस किया, हम काफ़ी पीछे रह गए। ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए, लेकिन जो सरकारें होती हैं जब वो होती हैं अपोजिशन पार्टी में तो वो बिल्कुल पास नहीं होने देते। आप समझ जाओ रीज़न कई सारे होते हैं उसके, पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल एजेंडा, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आई होप कि मैंने जीएसटी को लेकर आपको सारी चीज़ें बताई। जीएसटी के आने से क्या फ़ायदा हुआ, जो ट्रेड और इंडस्ट्री इनको प्रमोटर मिला। जो टैक्स का रिजिम है वो पहले बहुत ज़्यादा हार्श था, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, काम करने का जो तरीका है वो हमारा आसान हो गया। दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है, रैंकिंग कौन सी आप मुझे बताओगे 2021 के अंदर। इससे जो मल्टीपल टैक्सेशन थे उसको अवॉइड किया गया, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम जिसे कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं उसको एलिमिनेट किया गया, और ये मोर न्यूट्रलाइज और अच्छा सिस्टम है। और ये क्या करता है, प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव लेवल पे लेकर जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और ये सिंप्लीफाई प्रोसीजर बताता है सारी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये था आज इसकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। मैं आपको कल के न्यूज़पेपर में बताऊंगा इसमें कौन कौन से अहम मुद्दे लिए गए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कल की डेट में, क्योंकि आज तो मीटिंग हो रही है, इवन अभी तो हो भी चुकी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आ रहा है चाइना क्वेश्चन इंडिया मिसाइल प्रोजेक्ट। अब क्या हो रहा है कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अभी मिसाइल पर काम कर रही है। ठीक है, तो चाइना ने क्या बोला थर्सडे को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने अभी आपको एक वीडियो अपलोड की थी यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन क्या है, कि कितनी कंट्री, 193 कंट्रीज आउट ऑफ 195 कंट्रीज, और इसके अंदर क्या है कि 6 इसकी ऑर्गन बॉडी, जिसमें जनरल काउंसिल वगैरह आता है। आपको याद होगा उसके अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग के अंदर चाइना ने क्या बोला, चाइना ने कहा कि जो इंडिया अभी अपनी एक मिसाइल पर ये क्या कर रही है, काम कर रही है, वो मिसाइल जो है इंडिया को नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक बहुत खतरा हो सकता है। इंडिया ने साफ काउंटर करते हुए बोला कि हम जो मिसाइल बना रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं, जब तक हम पर कोई वार नहीं हुआ तब तक हम अपनी मिसाइल को दागेंगे ही नहीं। तो चाइना इस बात को लेकर बड़ा नाराज है। चाइना को लगता है कि सिर्फ उसके पास वेपन होने चाहिए और किसी कंट्री के पास वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चाइना ने मुद्दा उठाया। तो कुल मिला के आपको एक अच्छी चीज़ समझ में ये आई होगी, यूनाइटेड नेशन को लेकर अभी हमने रिसेंटली क्लास में पढ़ा था, ये आई थिंक ये हमारी वीडियो नंबर 171 है यूनाइटेड नेशन की। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लो, 55 मिनट की वीडियो। और विश्वास मानो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाओगे, लेकिन ये हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। और आगे अभी कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, न्यू डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स ओपन। अभी क्या है कि न्यू दिल्ली के अंदर एक डिफेंस का ऑफिस खोला गया है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जैसे आप जानते हो जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या है कि नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, नया प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस और नई प्रेसिडेंट हाउस वगैरह ये सारी चीज़ें बन रही है। उसी के अंतर्गत जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है उसको भी रीओपन नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे नया डिफेंस ऑफिस ओपन किया गया, जिसमें सारी मॉडर्न तरीके से चीज़ें दे रखी हैं, जिसके अंदर अराउंड 775 करोड़ रुपए इसकी बिल्ड कॉस्ट आई है। उसका इनॉग्रेशन कल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो है जो देश के सैनिक है उनको प्रमोट करते हुए बोला कि आने वाले टाइम के अंदर हम जो नौसेना, जल सेना, वायुसेना, इन सभी को लेकर खूब सारा फंड एलोकेट करेंगे ताकि इनमें काम करने वाले लोगों को उससे क्या पहुँच सके, मैक्सिमम बेनिफिट पहुँच सके। कुल मिला के आपको ये करना है कि विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे अभी कॉमेंट सेक्शन में दोगे। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सब मुझे आंसर है, क्योंकि लिखने से चीज़ें समझ में आ जाती है और हमें याद हो जाती हैं, इसलिए कॉमेंट करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखते हैं कितने लोग पंचुअल हैं इस चीज़ को लेकर। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर तो एक आ रही है AUKUS सीक रीशेप इंडो पैसिफिक टाइज। मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर आपकी कौन कौन कंट्री कवर होती है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और US। बेसिकली ये क्यों बनाई जा रही है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि काउंटर करेगा जो चाइना का जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो राज हो रहा है उसको राज को कम करने के लिए, ये काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। और इसकी पहल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA के द्वारा की गई। और आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये सारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं
आप देख लो, ये चारों चारों जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं जो इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर ये क्या करेंगे, काउंटर करते हुए, क्योंकि चाइना का जो दबदबा है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है। मतलब एक सही चीज़ पर दबदबा बनाना समझ आता है, बट एक गलत चीज़ पर बनाओगे तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, बाकी कंट्रीज अलायंस बना के उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अब मुझे लगता नहीं कोई न्यूज़ है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, रिकवरी ऑफ अटैक आरबीआई पत्रा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन है, आपने देखा होगा कि इस साल जो सिलेंडर के प्राइसेस हैं वो 3 बार बढ़े हैं, जिसकी वजह से आम जनता के लिए जो खाना खाना भी है वो बहुत महंगा और मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो महंगाई है उसमें हम इस तरह से अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ बनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो इकॉनमी की रिकवरी के अंदर देखा जा सकता है। और आप जानते हैं इन्फ्लेशन को लेकर 2 तरीके से कैलकुलेट होते हैं, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम के अंदर इसमें रिकवरी मोड आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास आज की डेट में कि हमारे पास कौन कौन सी जो कंट्री है, वो कौन कौन सी कंपनी है जो टॉप 50 कंपनियों के अंदर आती है। दोस्तों मैं एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी कंपनियाँ होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज अपने कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें मेजरली 2 में ट्रेडिंग होती है, बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 30 कंपनी ऑफ इंडियन उसको उठाती है और उनका जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। और निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स उठाती है, जिसको बोलते हैं मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो उठाती है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उठाती है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। बोलो क्लियर हुआ? निफ्टी बोलते हैं, सॉरी। निफ्टी में 50 कंपनी कौन कौन सी आज की डेट में, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो, ये 50 कंपनी आती है। और अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो आप जानते हो कि जब भी जो IMF हो किसी को लोन देती है तो SDR में देती है, जिसमें 5 बास्केट ऑफ करेंसीज आती हैं जो कि US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन होती है। ठीक है, तो गाइज आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हम इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।